गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेली हम 5 विजन ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज को बेसिकली हम आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन स्पॉट साइकिल के बारे में रखा है। बात करते हैं सन स्पॉट साइकिल की। तो देखो बच्चे, सन की जब हम सतह की बात करते हैं डिवाइडेड होती है 3 हिस्सों में। फॉर एग्जांपल आपका रेडिएटिव पार्ट होता है, एक पे जो आपका सरफेस वाला पार्ट होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 6000 केल्विन, और अंदर जो पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है। एंड उसी में जो है कुछ स्पॉट निकलते हैं सन, और उन्हीं को ही जो है सन स्पॉट बोला जाता है। एंड ये जनरल फोटोस्फीयर में आते हैं। एंड इनका जो टाइम पीरियड है ये भी पूछ लिया जाता है, 11 साल तक का माना जाता है। इनका मैक्सिमम एंड मिनिमम अटेंड करने का जो टाइम पीरियड था, पूरी साइकिल को अटेंड करने का जो टाइम पीरियड वो 11 साल माना जाता है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। बात करें सन स्पॉट साइकिल की, इट लीड टू द एरिया विच आर डार्कर, मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्गर होता है, यहाँ पे कूलर होता है, यहाँ पे दिस कूलर होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सन इन द रीजन कॉल्ड द फोटोस्फीयर। ये पूरी प्रोसेस जो फोटोस्फीयर में देखा है सही है। द सन स्पॉट साइकिल जो है 11 साल तक ऐसा माना जाता है, एवरेज तक रहती है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर वन नीदर टू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है भूटान, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश, नंबर थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड, फोर्थ इज मालदीव। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। इनमें से आपको बताना है कौन सा बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। बिम्स्टेक आपने सुना होगा, ब्रो बंगाल इनिशिएटिव को इसको बोला जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है इंक्लूड की जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल पीरियड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है। जनरली जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसकी, जैसे अकबर की जो नीति हुआ करती थी उनके ऊपर पूछा जाता है बेसिकली, और जो स्पेसिफिकली पूछा जाता है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोडरमल का नाम आपने सुना होगा, मुगल टाइम पर भी तो उन्होंने बोलते जलस्ती सिस्टम स्टार्ट किया था। द रेवेन्यू सिस्टम जो है जब्त बोला जाता था, एंड इसको जो है हर एक हिस्से को डिवाइड किया जाता है प्रोविंस में, एंड इनटू रिमेन्स सर्कल एंड मेंटेन रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। सेकंड की बात करें, द सिस्टम जो है इंस्टीट्यूट किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर के रेवेन्यू जो मिनिस्टर हुआ था टोडरमल, तो यहाँ पे ये बोला गया। नंबर थर्ड, ये जो है पहले सर्वे कराया जाता था लैंड का, एंड केयरफुल अकाउंटिंग की जाती थी कि जो किसान है उसको दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। ये डिपेंड करता था कहाँ पे, मतलब लोकेशन के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब, जियोग्राफी के हिसाब से अलग से लैंड रेवेन्यू सिस्टम वहाँ पे लेकर आया गया था। एंड ये जो है प्रोविंस गुजरात एंड बंगाल में सबसे ज़्यादा एक मिनट एज द सर्वे ऑफ द लैंड एंड केयरफुल अकाउंटिंग ऑफ द लैंड कुड नॉट बी डन इन द प्रोविंस। अच्छा, गुजरात एंड बंगाल में जो इसको एक्सक्लूड किया गया था, दे वर नॉट लेफ्ट आउट ऑफ द जब्त सिस्टम। सो यू हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लेट्स सी द ओके फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी नो वेरी वेल, इन्होंने शायद से थर्ड जो INC की मीटिंग है उसको चेयर किया था, इलाहाबाद में हो रही थी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ही इज दैट ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर रहे थे, या फिर ये फर्स्ट मुस्लिम रहे थे जिन्होंने एनुअल सेशन जो है कांग्रेस का प्रेसाइड किया था, एंड ये जो है मेंबर हुआ करते थे मुस्लिम लीग के। सही है। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको बताना कौन सा आपके हिसाब से सही है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। GDP से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन है। इट इज़ कैलकुलेट बाय एडिंग, तो इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जा रहा है बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाए। इट इज़ कैलकुलेट बाय एडिंग रेसिडेंस इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड सब्ट्रैक्टिंग फॉरेन रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि GDP जब हम काउंट करते हैं तो एक जो हमारी खुद की रेसिडेंट है उनकी इनकम को ऐड किया जाता है, और जो फॉरेन यहाँ से लेकर जा रहे हैं उनको माइनस कर दिया जाता है GDP मिलाने के लिए। तो आपको ये बताना है कि उससे बन क्या जाता है। फॉर एग्जाम्पल GDP में देखो क्या बोलना चाह रहा है। GDP में अगर हम अपनी कंट्री के जो रेसिडेंट हैं उनकी इनकम, जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनको इनकम को ऐड करते हैं, और जो हमारे दूसरी कंट्री के हमारे कंट्री में रह के इनकम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल गूगल वगैरह, तो उनको माइनस कर दिया जाता है। तो ये क्या बन जाता है, GNP बन जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, या फिर नेट नेशनल इनकम बन जाता है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से आपके हिसाब से सही है। सन स्पोर्ट्स कंसिडर करना था तो आपको मेरे हिसाब से दोनों को दोनों सही है, क्योंकि ये जो है कूलर रीजन होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे कूलिंग आ जाती है। और ये सब ऑफ डार्कर नेचर होते हैं, जब तो यहाँ पे ब्लैक एंड सन स्पॉट इसको बोला जाता है। थोड़ा सा कलर में डिफरेंस होने की वजह से सन स्पॉट साइकिल जो 11 साल तक रहती है, ये भी सही है। यू कैन सी है सोलर साइकिल की बात करें, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट राइज अप टू द सन सरफेस वेरी विद टाइम इन साइकिल कॉल्ड द सोलर साइकिल। इसी साइकिल को जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के राइज अप होने या फिर कम होना या ज़्यादा होने की प्रोसेस को सोलर साइकिल बोला जाता है। एवरेजली माना जाता है कि 11 साल तक हो रहती है। दिस साइकिल इज रेफर्ड टू एज द सन स्पॉट। इट रिलेटेड टू एरिया कॉल्ड सन स्पॉट विच आर डार्कर, मैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर होते हैं और कूलर होता है बेसिकली। एंड स्पोर्ट एक्सपेरिमेंट यू कैन सी हियर। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वैसे दोनों सही है। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, डेफिनेटली क्यों क्वेश्चन क्यों पूछा गया। जो साइंटिस्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, उन्होंने डेवलप किया है प्रेडिक्टेड द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी इन सोलर। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि किस तरीके से हम सोलर साइकिल को पहले से ही पता लगा सकते हैं 2020 से लेकर 2031 तक की जो साइकिल है। इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म वेरिएशन जो सन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को पूरे के पूरे जानने में हेल्प होगी। जो हमारा आदित्य L1 मिशन है उसको जानने में, उसकी बिगन करने में, एंड उसके जो सोलर इवेंट है उसके हिसाब से उसको भेजा जाएगा। तो ये इनका प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स। तो आपको बताना था कौन मेंबर नहीं है। भूटान है, यस भी बिल्कुल है। बांग्लादेश है, थाईलैंड है। भूटान बाद में ज्वाइन हुआ था, लेकिन मालदीव नहीं है, ना ही आपका पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है जो आपके साल के भी मेंबर हुआ करते हैं। तो बिम्स्टिक की बात करें तो कौन एक्स्ट्रा है, 2 आसियान कंट्री, एक म्यांमार है और थाईलैंड है। थाईलैंड तो ये यहाँ पे हो गया, और म्यांमार मैं बता चुकी हूँ। बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, जो साल के मेंबर हुआ करते हैं। इंडिया तो ऑब्वियसली है, श्रीलंका है। ठीक है, तो इसमें 7 मेंबर है।
17th मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर बिम्स्टेक की, तो इस वजह से न्यूज़ में है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल टाइम पीरियड की बात की जा रही है कि जो रेवेन्यू सिस्टम होता है जब तो डिवाइड किया गया था हर एक प्रोविंसेस के लिए, बिल्कुल सही है। एंड ये जो सिस्टम इंस्टीट्यूशनाइज किया गया था अकबर के द्वारा, ये से भी बिल्कुल सही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है टोटल मिलाई थी, ये मध्य प्रदेश से हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद निभाते थे। एंड ये जो नवरत्न है उनका भी पार्ट हुआ करते थे। ये जो सर्वे किया करते थे पहले लैंड का, एंड अकाउंट किया करते थे कितना इससे लैंड से ये रेवेन्यू कमाया जाएगा, कितना फार्मर को मिलेगा, कितना जो है ट्रेजरी में जाना चाहिए राजा की, तो ये इस हिसाब से दिया। लेकिन यहाँ पे गुजरात और बंगाल को इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था जब सिस्टम से। उनको रेवेन्यू मिनिस्टर जो टोटल हुआ करते थे कैरिड आउट केयरफुल सर्वे किया था किस टाइम पीरियड पे, तो 1570 से लेकर 1580। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच इन ईच कैश। ईच प्रोविंस डिवाइड किया गया था रेवेन्यू सर्कल के अंदर, एंड उसका हर एक टाइम जिस हिसाब से रीजन है उसकी क्रॉप अलग हुआ करती थी, तो जो कलेक्ट करने का रेवेन्यू है टाइम भी अलग अलग हुआ करता था, और एक अलग से पर्सन को, इंडिविजुअल को यहाँ पे बिठा दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्ती सिस्टम, इसको बोला जाता था। ये प्रेवलेंट था कहाँ पे, जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रलाइज्ड था, जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रभाव था वो ज़्यादा था, और जो दूर वाले इलाका था गुजरात एंड बंगाल, तो वहाँ पे बहुत कम हुआ करता। नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में स्टेटमेंट है, तो बता रहा था कौन सा यहाँ पे सही था। क्या ये फाउंडर मेंबर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, तो ये से बिल्कुल सही था। ये फर्स्ट मुस्लिम हुआ करते जिन्होंने एनुअल सेशन कांग्रेस का अटेंड किया था। यस कब किया था, 1887 में किया था, 1887 यस। ये वाज आल्सो मेंबर, ये गलत है। मुस्लिम लीग 1906 में 3 बंदे माने जाते हैं। आगा खान हुआ करते थे, एंड आगा खान सलाइमुल्लाह खान जो राजा हुआ करते थे दक्कन के, एंड एक पर्सन होते मुलानी मुल्क करके हुआ करते थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। एंड इन्हीं की ब्रांच 1908 में लंदन के अंदर खोली गई थी। कौन थे, सैयद अली करके पर्सनैलिटी हुआ करते थे। 1908 में इसकी ढाका के अंदर भी ब्रांच बनी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड करके आपको याद रखना है। बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जिनकी जो मौत मानी जाती है, एक्सपायर हो गए थे 1915 में हो गए थे, सॉरी केटी तेलांग 1885 में इनको द्वारा स्थापना की गई थी। 1885 की INC की भी हुई थी। ही वॉज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द INC ऑल्सो, एंड द फर्स्ट मुस्लिम हु प्रिसाइड एनुअल सेशन कहाँ पे, मद्रास में हुआ था 1887। मैंने शायद आपको जॉर्ज यूले वाला बता दिया था, वो इलाहाबाद में हुआ था। ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द मुस्लिम, तो ये एसोसिएटेड नहीं थे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था GDP, तो एक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा। तो अगर हम दूसरों की जो हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है उसको माइनस कर दे, और जो हमारी कंट्री में आ रहा है या फिर एज एन किस फॉर्म में, रेमिटेंसेस के फॉर्म में, तो वो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। यू कैन सी है फ्रॉम द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, आज हम शेड्यूल के बारे में रिवाइज करने वाले हैं, कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया है। सेकंड शेड्यूल की बात करें, यहाँ पे प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर की ओथ्स के बारे में दे रखा है। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं, नहीं सेकंड में क्या दे रखा है फिर, प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अच्छा, यहाँ पे उनकी तनख्वाह के बारे में देखा, हम रियली सॉरी कंफ्यूज हो गई थी। सेकंड में आपकी तनख्वाह के बारे में दे रखा है। थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दे रखा है। फोर्थ में जो है एलोकेशन जो राज्यसभा में सीट्स का होगा उसके बारे में दे रखा है। फिफ्थ की बात करें तो जो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया का, तो उसके बारे में दे रखा है। सिक्स की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कहाँ का भी, ट्राइबल एरियाज में, फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम में। सेवन शेड्यूल की बात की जाए तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। एट्थ की बात करें तो रिकॉग्नाइज करता है लैंग्वेजेस को, और ये पार्ट 17 में भी दे रखा है कुछ रिकॉग्निशन अबाउट द लैंग्वेजेस एंड कौन सी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी इंक्लूडेड है, ये याद रखना, इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है। नाइन्थ की बात करें सुप्रीम प्रोविजन दे रखा है वैलिडेशन एक्ट एंड रेगुलेशन। नाइन्थ शेड्यूल किसमें के बारे में, 10th में दे रखा है प्रोविजन रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दे रखा है। 11th की बात करें तो पंचायत की अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दे रखा है। 9th A पार्ट करके भी आप याद रखना। 12th की बात करें तो ये म्यूनसिपलिटीज़ के पावर्स एंड अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, समझ में आपको हुई है इसमें। अब ये देख लेते कौन सा चीज़ कौन से पार्ट से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये है कि 3/4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 1935, जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन से बना था। 1935 के हिसाब से ही 1937 में इलेक्शन की गई थी, सरकार बनी थी कुल 28 महीने की। ओके, बात ये नहीं थी 3/4 पार्ट हमने वहीं से लिया, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है। अप्रोक्सीमेटली 60 कंट्रीज़ का हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा जब भीमराव अम्बेडकर से बनवा रहे थे, एंड 64 लाख का खर्चा आया था, एंड इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। बात करते हैं कि यूके से हमने क्या किया। यूके की बात करें तो नॉमिनल हेड का कंसेप्ट लिया है, जिस तरीके से वहाँ पे मोनार्की है, लेकिन हमारे यहाँ पे रिपब्लिक है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पर्सन किसको माना जाता है, प्रेसिडेंट को माना जाता है, तो वो भी इलेक्टेड है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर लिया है, लेकिन कैबिनेट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड एडिड है, तो ये सब हो गया बिल्कुल है। कब एड हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ हुआ था। किस तरीके से एड हुआ था, जब प्रोविजन लिखवाए गए थे या फिर बदले गए थे, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसको चेंज करने के लिए कैबिनेट डाल दी गई थी। कैबिनेट अगर लिखित रूप में प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करता है कि इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, तभी प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा पाएगा। तब कैबिनेट सिस्टम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड हुए थे, और उसी वक्त राइट टू प्रॉपर्टी को भी हटा दिया गया था। पोस्ट ऑफ पीएम इसलिए ली गई है, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पोस्ट ऑफ पीएम तो होगी, 2 पोस्ट होगी। पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू कैन से हियर,
एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमने यूके से लिया है। लोअर हाउस मोर पावरफुल है, तो ये भी हमारे यूके से किस तरीके से, बट उसमें जितना ये यूएस से या फिर ब्रिटेन का है उतना नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीएम जो है राज्यसभा से भी बन सकता है, राइट। कम्स फ्रॉम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल लोअर हाउस, ये बिल्कुल सही है कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आने के, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट या फिर लोअर हाउस सोवरन है, लोअर हाउस सोवरन या फिर पार्लियामेंट सोवरन बेसिकली। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सोवरन है। स्पीकर इन लोकसभा, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल लेवल पे वहाँ पे जो विट्ठल भाई है, विट्ठल भाई जो वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर माने जाते हैं, वो सब पहले स्पीकर बनते हैं। ओके, यूएसए से क्या लिया, यूएसए क्या लिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने उसी से लिया। एग्जेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट का कंसेप्ट भी हमने लिया है। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये वहाँ से लिया। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट चैप्टर 4 दे रखा है। प्रोविजंस ऑफ स्टेट पार्ट 6 में दे रखा है हमारे, एंड ये जो है 151 से आर्टिकल लेके प्रोविजन ऑफ स्टेट का भी दे, पार्ट 6 में याद रखो पहले तो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है हमने यूएसए से लिया है, लेकिन ये नए पीएन भगवती की कृपया थी जब ये जुडिशियल रिव्यू का लेकर आए। एंड आप आर्टिकल 21 याद रख सकते हैं, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, या फिर आर्टिकल 32 जहाँ पे भी पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू करने की, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट को जज और हाई कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाया जाना है, ये हमने यूएसए से लिया है। यूएसएसआर की बात करें तो फंडामेंटल राइट एंड 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए, रशिया से लिया बेसिकली। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन, लैंग्वेज जो है प्रियम्बल की किस तरीके से होनी है, डेवलप करनी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए। प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स भी जो है इन्हीं से लिया। और जॉइंट सीटिंग का भी कंसेप्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जापान से क्या लिया है कि लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, लॉ इन विच द सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फंक्शन करे, या फिर प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब अगर लॉ नहीं है तो किसी पर्सन को सज़ा नहीं दी जाएगी, अगर लॉ उससे रिलेटेड है तो ही सज़ा मिलेगी। ये कहाँ पे दे रखा है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन मानना जाता है तो इमरजेंसी के प्रोविजन हमने यहीं से लिया है, जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उस वक्त ये पूरा का पूरा देश नहीं होता, ये तो बाद में बिस्मार्क के द्वारा 1989 में इसको एक कंट्री के रूप में ये हमारे सामने आया था, लेकिन पहले वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, वेमार एक कंट्री हुआ करती थी जो आज का जर्मनी है। कनाडा की बात करें तो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वहाँ ये कनाडा से लिया है। गवर्नर की पावर के बारे में, जो गवर्नर का सेलेक्ट करने का या फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो ढांचा है, हमने कनाडा से लिया। आयरलैंड की बात करें तो डायरेक्ट डीपीएस भी लिया है। एंड मेथड ऑफ द इलेक्शन प्रेसिडेंट, किस तरीके से इलेक्शन प्रेसिडेंट का किस तरीके से, जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ ना करके हम प्रोपोर्शनल सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ पे लिखा गया, तो आर्टिकल 53 में दे रखा है इलेक्शन के बारे में प्रेसिडेंट के, और ये आयरलैंड से हमने लिया है। नॉमिनेशन करना राज्यसभा के मेंबर का प्रेसिडेंट के। एंड साउथ अफ्रीका से आप वैसे याद रख सकते हैं, जो मेजोरिटी वाला कंसेप्ट है कि कौन सा रूल किस टाइप की मेजोरिटी से पास होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। आज यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्टेट्स के बारे में देख ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, देख लो। पहली बात तो आर्टिकल 371B जो है असम से रिलेट करता है। पहले नागालैंड पे चलते हैं, 1963 में ये बना था, एंड ये जो है नागालैंड इससे रिलेट करता है। बी में आता है असम, आर्टिकल 371C से बिलोंग करते, जस्ट मिनट क्या हो गया, अच्छा मणिपुर जो है 371C से आपको याद रखना है। डी कहाँ गया, डी से आंध्र प्रदेश, डी ABCD ई से अगर आप बात करें तो ई नहीं ले रखा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है आंध्र प्रदेश ही है, ये आज का तेलंगाना कह सकते हैं। ABCD E F जो है आपका सिक्किम है, FG मिज़ोरम है। देखो जी दोनों में Z की आवाज़ है, साउंड सीक्वल सी है, तो मिज़ोरम से इस तरीके से याद रखना। जी मिज़ोरम, H जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, JHI, ये कुछ जी भी दे रखा है यार, गोवा, J हैदराबाद। 371 जो है पहला, जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है। देखो कैसे याद रखोगे, पहले तो 3 ही याद रखिए आज। 371 के लिए महाराष्ट्र एंड गुजरात है, 371A के लिए नागालैंड है, 371B के लिए असम है। बस आज 2-3 ही याद कीजिए, बाकी मैं विद टाइम इसको याद करा दिया जाएगा। अच्छा ये दोबारा से आज हम नेशनल सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे पता होना चाहिए। एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो यू शुड नो अबाउट ऑल दैट आई वांटेड टू कन्वे टू हियर इज। फर्स्ट इज नेशनल एंथम। नेशनल एंथम से पहले हम नेशनल सिंबल के बारे में जानते हैं। नेशनल सिंबल का मतलब क्या होता है कि ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें खेल के रिलेटेड, तो हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। हॉकी क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हमारी कंट्री में हॉकी की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादा पर्सन खेलते होंगे, या फिर गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देते हुए कुछ इसी तरीके से किसी एक चार्टर के एक्ट के थ्रू, या फिर किसी लॉ के थ्रू, या फिर किसी रूल्स के थ्रू, या फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू, या स्टेटस के थ्रू इनको जो है रिकग्नाइज नहीं किया गया। पहली बात तो ये याद रखना। सेकंड थिंग है, ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है विद टाइम खुद अपने आप से कुछ चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, या सिम्बलाइज करने के लिए हम अब एज ए नेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेशनल सिंबल बना दिया जाता है। तो ये याद रखना, किसी एक्ट के थ्रू नहीं है, लेकिन यस कुछ रूल्स कई बार लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कई बार बना देते हैं, बट एज सच कोई लिखित रूप में नहीं है, सिर्फ बोला हुआ है, एज सच कहीं लिखा हुआ नहीं है।
लेट्स सी अबाउट द नेशनल एनिमल से स्टार्ट करते हैं। एनिमल मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो लेट्स सी एनिमल से स्टार्ट करते हैं। नेशनल एनिमल की बात करें, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, आप अपनी नोटबुक में बड़ा लिख सकते हैं। नेशनल एनिमल की बात कर ले रहे हैं। नेशनल एनिमल का आप बताइए क्या हो सकता है। तो टाइगर याद रख रहे हैं, लेकिन 1952 में टाइगर 1952 में ख़त्म हो गया था हमारी कंट्री से। इसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर का कंसेप्ट लेकर आएगा। ओके, टाइगर का साइंटिफिक नाम पूछा जाता है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो पैंथर टाइगर करना है। क्या पैंथर, क्योंकि ये साइंस से भी रिलेट करता है और आपका नेशनल का इंपॉर्टेंस तो है ही है। तो पैंथर टिग्रीज करके याद रखें। क्या नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। कब घोषित किया गया था, तो 1952 में। एंड इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथर टिग्रीज। याद रहेगा आप, हो गए, यस मैम। अब बात कर ले रहे हैं फ्लावर की, नेशनल फ्लावर के बारे में। नेशनल फ्लावर की अगर हम बात करें तो लोटस आपने सुना होगा, कमल का फूल जो पानी में उगता है, राइट। लोटस उसका जो है नेशनल फ्लावर है। लोटस क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है। इसका अगर साइंटिफिक नाम पूछ लिया जाए बच्चे कि इसका साइंटिफिक नाम बताओ, तो इसका क्या है, नेलम्बो नूसीफेरा। नेलम्बो नूसीफेरा इसका जो है साइंटिफिक नाम है, नूसीफेरा। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है फ्लावर का, तो निलम्बो नूसीफेरा। एंड लोटस जो है इसको वैसे आम भाषा में बोल दिया जाता है और ये पानी में खिलता है, ये आपको शायद पता होगा। हमने एनिमल की बात कर ली, क्या था, टिग्रीज था, पैंथर टिग्रीज करके। एंड फ्लावर की बात की था निलम्बा नूसीफेरा। नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड चीज़ क्या डिस्कस करें, बर्ड की बात करते हैं। बर्ड की बात करें, नेशनल बर्ड क्या हमारा, तो पीकॉक है। क्या बच्चे, पीकॉक है। कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। एंड इसका साइंटिफिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाता है, पेवोक्रिस्टस। क्या है, पेवोक्रिस्टस, CIRSTUS क्रिस्टस आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, सिर्फ वही बता रहे हैं। नंबर फोर्थ जो आपको पता होना चाहिए, डेट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल कौन सा हमारा, एक्वाटिक, ये तो आई थिंक 2009 में ही इसको डिक्लेयर किया गया। एक्वाटिक एनिमल की बात की जाए तो क्या है, डॉल्फिन है। और ये क्या है, डॉल्फिन है। लेकिन डॉल्फिन के भी बहुत सारे प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल रावटी डॉल्फिन आपने सुना होगा, या फिर सोल्ट वाटर डॉल्फिन सुना होगा, या फिर जो फ्रेश वाटर वो वाली डॉल्फिन होती है, कई सारी होती है। तो फिर कौन सी, तो गंगा में जो रहने वाली गंगस रिवर डॉल्फिन, गैंगस रिवर डॉल्फिन को जो है हमें नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा मिला हुआ है, गैंगस रिवर डॉल्फिन। और ये सबसे ज़्यादा आफ्टर ह्यूमन सबसे ज़्यादा ब्रेन इन्हीं के पास पाया जाता है। और ये जो एक मैमल की कैटेगरी में आता है, ये भी याद रखना। फिश नहीं है, ये एक मैमल है। मैमल का मतलब स्तनधारी है। वट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैमल, को भी फिर बढ़ाया जाएगा। नेशनल एनिमल की बात करें, इसका नाम क्या है वैसे, प्लेंटिस्टा गैंगेटिका। क्या, प्लेंटिस्टा गैंगेटिका इसका नाम है। साइंटिफिक नेम क्या है, प्लेंटिस्टा गैंगेटिका। अभी तक मैंने क्या बढ़ाया है, नेशनल एनिमल, टाइगर टिग्रीज, टाइगर आप पैंथर टिग्रीज करके याद रखना। फ्लावर की बात करें तो लोटस है। अगर साइंटिफिक नाम पूछा गया जा चुका है, पूछा जाएगा, निलम्बा नूसीफेरा करके याद रखना है। बर्ड्स की बात करें तो पीकॉक है, इसका जो साइंटिफिक नाम है पेवोक्रिस्टस है। एक्वाटिक एनिमल की बात की जाए तो जो डॉल्फिन है, गैंगस रिवर डॉल्फिन को बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नाम पूछ लिया जाता है प्लेंटिस्टा गैंगेटिका। देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्वाटिक एनिमल से, बट आपको साइंटिफिक नेम अभी तक नहीं पूछा गया, चांसेस है कि पूछ लिया जाए, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ये नेशनल रिवर, अब हमारी कंट्री की नेशनल रिवर कौन सी है, तो जिसमें हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल पाई जाती है, वही वो हमारी नेशनल रिवर भी वही है। तो कौन सी है, तो रिवर गंगा करके आपको आंसर दे देना। रिवर गंगा जो है होली रिवर मानी जाती है, क्यों होली वाली। अच्छा ये बताइए कि इसका पानी जो ऐसा माना जाता है खराब नहीं होता क्या, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है कि वो जो है एंटीबायोटिक्स के तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से इसका पानी जो है खराब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, नेशनल हॉलीडे की बात कर ली जाए तो हॉलीडे भी है बिल्कुल, लेकिन नेशनल हॉलीडे वाला कौन सा, जिस तरीके से आप ऑफिशियल लैंग्वेज की, ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिफरेंट, नेशनल लैंग्वेज इज डिफरेंट। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे नेशनल हॉलीडे जरूर है, जिससे आपको छुट्टी मिलती है। कब मिलती है, इंडिपेंडेंस डे कब होता है, तो 15 अगस्त 1945। इस दिन हुआ क्या था, इसी दिन जो है माउंट बेटन के सामने जापानीज जो फौज हुआ करती थी, उसने सरेंडर किया था ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। तो 15 अगस्त 1945 को ये सब हुआ था। एनीवे, बट 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। रिपब्लिक डे की बात करें तो कब बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को आपको याद रखना है। वैसे 50 यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे मैंने बता दिया कि हम उसी दिन रिपब्लिक हुए थे, 26 जनवरी 19। नंबर थर्ड जो है यहाँ पे एक और हमारी नेशनल हॉलीडे है, डेट इज़ द गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। एंड इसी दिन जो है हम इंटरनेशनल वायलेंस डे भी मनाते हैं। समझ में, आप नेशनल हॉलीडे के नाम पे क्या याद रखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिक्लेयर किया हुआ है 3 हॉलीडे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, इस दिन क्या हुआ था कि जो जापानीज आर्मी थी सरेंडर किया था माउंट बेटन के सामने। माउंट बेटन ही द पर्सन दैट ही केम टुवर्ड द इंडिपेंडेंस सेक्टर, जो आया था हमारा यही पर्सन लेकर आए थे, एंड इसको ही बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। रिपब्लिक डे की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, इसका भी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जब लाहौर का सेशन हो रहा था 1929 में लाहौर में, जो जवाहरलाल नेहरू है इसी दिन जो अपना तिरंगा है वो फहराते हैं रावी नदी के किनारे। एंड ये सिंबलाइज करता है कि आज से हम पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं थ्रू INC। उससे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी जा रही थी, लेकिन गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन की वो सुन ही नहीं रही थी। बात करते हैं गांधी जयंती की, तो इट इज़ वेरी वेरी नोन फैक्ट कि हम गांधी जी को सेलिब्रेट करने के लिए ही इसको मनाते हैं। नेशनल हॉलीडे की बात, अच्छा नेशनल हॉलीडे हो गया, क्या क्या हुआ है, एनिमल हो चुका है, फ्लावर हो चुका है, बर्ड हो चुका है, एनिमल हो चुका है, रिवर हो चुका है, हॉलीडे हो चुका है। बात करते हैं कैलेंडर की, कैलेंडर किस तरीके से हमने लिया है। देखो हम बात करें कैलेंडर की,
जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, देखो जो अगर बात करें गिनती की, तो जो हमारी रोमन गिनती है उसको हमने अपना रखा है। जब हम A1 2 3 लिखते हैं तो रोमन होती है, या फिर वो इंग्लिश वाली जो हम गिनती लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम हिंदी में लिखा करते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट वाली नहीं लिखते। तो गिनती जो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की अपना ली है। लेकिन अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर जो है हमारी हिंदी खुद ही है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन कैलेंडर की हम बात कर रहे थे तो हमने ये शाखा ईरा है। शाखा ईरा किसके द्वारा स्टार्ट किया, चलिए बताना है। शाखा ईरा 1958 AD में इसको स्टार्ट माना जाता है। एंड ये एक पूरा वंश हुआ करता था जिसको हराया गया था कनिष्का के द्वारा। तो जब ये शाखा ईरा उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अपने खुद के वंश के ऊपर नहीं स्टार्ट किया था, बल्कि जो जिसको हराया था ना उसके ऊपर ये वंश स्टार्ट हुआ था। एंड इसी दिन जो इसका जो पहला दिन माना जाता है, कब माना जाता है, 21 मार्च को। 21 मार्च को अगर सिंपल ईयर है, अगर लीप ईयर है तो 22 मार्च को, अगर नॉर्मल है तो 22 मार्च को, और अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च को याद रखना। शाखा ईरा चैत्रा पहला मंथ माना जाता है, फागुन का जो महीना होता है वो लास्ट माना जाता है। नेशनल कैलेंडर ये हमने अडॉप्ट किया हुआ है। एंड अगर नेशनल या फिर ये पूछ लीजिए फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से, अप्रैल फुल बना के देन नेक्स्ट 31 मार्च तक ये रहता है। तो 26 और कब अपनाया गया था नेशनल कैलेंडर ये पूछ लिया जाए तो 1957 में। डेट तक पूछी जाती है यहाँ से, ये ईयर तो पता ही होना चाहिए लेकिन डेट भी पता होनी चाहिए। 22 मार्च 1957 को ही ये जो है अपनाया गया था। समझ में आपको गया इसमें। अब बात कर ले नेशनल सिम्बलाइज। अच्छा, नेशनल फ्लैग सिम्बलाइज करता है। ओके, यहाँ पे कुछ है हमारे जो सिम्बल्स माने जाते हैं। देखो हम नेशनल सिम्बल की बात करें, एनिमल की बात कर चुके हैं, लोटस की बात कर चुके हैं, पीकॉक की बात कर चुके हैं, एक्वाटिक एनिमल की बात कर चुके हैं, रिवर की बात कर चुके हैं, हॉलीडे की बात कर चुके हैं, कैलेंडर की बात कर चुके हैं। अब चलते हैं जस्टिस के ऊपर, मतलब जो जस्टिस को रिप्रेजेंट नहीं नेशनल फ्लैग वगैरह के ऊपर, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग। तो पहले हम फ्लैग पे चलते हैं। क्या चलते हैं पहले? फ्लैग पे। फ्लैग, अगर हम फ्लैग की बात करें तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसको रिप्रेजेंट क्या करता है। देखो जब भी हम बात करते हैं कोई भी रिवोल्यूशन रही हो उसमें जो फ्लैग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जो कर्नाटक एक स्टेट हुआ करता है, जो लिंगायत कम्युनिटी थी वो चाह रही थी कि हमें अपना स्टेट फ्लैग बनाने का मौका मिला जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये कुछ जस्टिफाई करता है, इसी के ऊपर जो है कोई आदमी मर भी सकता है, अपनी जान दे सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फ्लैग किस चीज़ को हम चूज़ करते हैं। एनीवे, नेशनल फ्लैग सिम्बलाइज, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो सिम्बलाइज किस चीज़ को करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हुए जो है हमने अपने नेशनल फ्लैग को बनाया और इसको जस्टिफिकेशन किसके पर्सन के द्वारा दिया गया है, तो ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, ये न्याय को रिप्रेजेंट करता है। कौन? हमारा जो नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, तो जस्टिस को करता है। और फ्लैग के बारे में पूछी जाए, इसकी विड्थ वगैरह पूछ ली जाती है तो 3:2 करके आपको याद रखना है। विड्थ जो है इसकी 3:2 है। कौन कौन सा कलर पाया जाता है, तो सैफरन, सैफरन में भी जो लाइट वाला सैफरन होता है ना, सैफरन जो बीच वाला जो लाइन होती है वो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की। एंड जो नीचे वाली जो विड्थ होती है या फिर एक डंडी से होती है पगडंडी, तो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की। सिम्बलाइज क्या करती है, तो अगर ये बात करें तो ये हमारी खेती को या फिर एग्रीकल्चर को सिम्बलाइज करती है। वाइट वाली पीस को सिम्बलाइज करती है, कामनेस, पीसनेस जो है वाइट वाली जो चीज़ है रिप्रेजेंट करती है। सैफरन जो है हमारा एंशिएंट हेरिटेज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये डिफाइन किसके द्वारा किया गया था, तो सी गोपाल नहीं ऐसा राधा कृष्णा के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड विड्थ जो है, जो जस्ट अ मिनट, जो पीस है उसके बीच में एक चक्कर है, उसमें कितनी तिलियाँ पाई जाती है, कितनी स्पोक्स है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 24 स्पोक्स है। डिफाइन क्या करता है, तो ये डिफाइन करता है जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे को डिफाइन करता है कि हमें 24 घंटे अपनी प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर रहना है। तो ये जो 24 घंटे हैं, 24 घंटा 24/7 जिसको हम बोलते हैं, तो इसको जो है रिप्रेजेंट करता है कि वी शुड गेट इनटू प्रोग्रेस ऑल द डे, मतलब कभी शाम नहीं होनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, यू कैन से इन द अदर वर्ड। तो 24 स्पोक्स होती है। और ये हमने लिया कहाँ से है, जो सारनाथ लोयन अशोका का जो एम्बलम माना जाता है, सारनाथ के जो रोकट है वहाँ से इसको लिया गया है। डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, हमारा जो नेशनल फ्लैग है दैट इज़ डिज़ाइंड बाय द पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली एक वेंकैया इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखना, ये इसके द्वारा ही जो है पिंगाली वेंकैया के द्वारा सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब अडॉप्ट किया था, अगर अडोप्शन की बात कर ली जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो 24 जुलाई 1947। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस डेट के ऊपर। 24 जुलाई 1947। देखो 1947 तो आप यहाँ पे याद रख लोगे क्योंकि और सब चीज़ हो रखी 1950s में भी है, जैसे राजेंद्र प्रसाद का प्रेसिडेंट का चूज़ करना हुआ, नेशनल सॉन्ग को, नेशनल फ्लैग को, ये तो बाद में भी हो सकता है ना जब हम रिपब्लिक बन जाए। लेकिन 1947 में 15 अगस्त को तिरंगा फहराना था, तो 15 अगस्त से पहले ही अडॉप्ट किया होगा। यस, तो 24 जुलाई 1947 करके आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी दिन जो है INC के द्वारा ये इसको अडॉप्ट किया गया था। एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमारे जो नेशनल फ्लैग है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो SR राधाकृष्ण के द्वारा। उनकी एक बुक हुआ करती थी, उनमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि जो ये अलग अलग थिंग है, अलग अलग कलर है, किस चीज़ को क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब स्टेट एम्बलम की बात कर ले रहे हैं। स्टेट जब हमने नेशनल फ्लैग की बात की है, क्या क्या पढ़ा है, स्पोक्स कितने होते हैं 24, क्या रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को, व्हील ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है या फिर ऑर्डर ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया, पिंगाली वेंकैया के द्वारा। अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 थ्रू INC के एक सेशन हुआ था, तो उसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा दिया गया है कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो SR राधाकृष्ण याद रखोगे आपको गई इसमें। बात कर ले रहे हैं अब स्टेट एम्बलम की, किस चीज़ की स्टेट एम्बलम, क्या होगा हमारा स्टेट एम्बलम।
जो सारनाथ का लोयन है कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। सारनाथ का जो लोयन है, जहाँ से हमने अबैकस भी लिया है, सारनाथ का लोयन जो है वहीं से हमने अपना स्टेट एम्बलम लिया है। उसमें जो है क्या क्या पाया जाता है? घोड़ा पाया जाता है, डियर पाया जाता है, राइनोसोर्स पाए जाते हैं, कई सारी फिगर हैं, एंड लोयन तो है ही है। ठीक है, कब अपनाए गए थे इसको? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम मतलब रिपब्लिक बने थे, उसी दिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। समझ में आपको गया इसमें? और यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, सत्यमेव जयते। लेकिन ये किसी उपनिषद से ली गई। और इसमें कितने उपनिषद चलिए बताइए? 18 उपनिषद है शायद, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, मुंडुका उपनिषद है, कौन सा? मुंडका उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते का एक कंसेप्ट लिया। मतलब क्या है इसका? सत्यमेव मतलब सत्य की राह पे हमें चलना है, सत्य की हमेशा जीत होती है और हमें इसी के ऊपर चलना चाहिए, ये इसका मतलब है। एंड देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये हिंदी में ही हमारे जो स्टेट एम्बलम है उसके नीचे लिखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप 1 रुपये का सिक्का उठाना, उस पर भी ये स्टेट एम्बलम बना हुआ है। ओके, बात कर ले रहे हैं, 2 चीज़ बची है, नेशनल सॉन्ग बचा है, नेशनल एंथम बचा है। नेशनल एंथम कौन सा हमारा? तो जन गण मन। क्या है? जन गण मन। तो ये हमारा नेशनल एंथम है। बात करते हैं किसके द्वारा, कब इसको अडॉप्ट किया गया था? तो सबसे पहले अगर बात करें आईएनसी के सेशन में 1911 के अंदर कलकत्ता का सेशन हो रहा था, एंड ये कलकत्ता का सेशन हो रहा था, उस दिन ये गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन कितने टाइम पीरियड में गाया गया था तो ये इंपॉर्टेंट भी है और पता भी होना चाहिए। तो 52 सेकंड लगते हैं हमें जनगण मन गाने में, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में गाना चाहिए, जल्दी में गाए तो 20 सेकंड का टाइम भी लग सकता है। तो वैसे अगर जनरल पूरा बोला जाए तो 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में गाना है तो 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि छत के नीचे खड़े होकर हमें ये नहीं गाना चाहिए, बट डोंट नो व्हाट द रीज़न भी है। प्लेइंग टाइम मैंने बता दिया, गीतांजलि के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि भी लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि जो उनकी बुक है, गीतांजलि में ही 1930 की वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। नोबेल लिटरेचर में प्राइज़ जीतने वाले ये एकमात्र इंडियन थे, एंड ही गेट बिकॉज ऑफ दिस गीतांजलि। एंड इसी गीतांजलि में इसके द्वारा लिखा गया था, ये फर्स्ट पैरा माना जाता है। समझ में आपको गया इसमें? और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी, मतलब 2 दिन पहले जब हम रिपब्लिक बनने वाले थे, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था। प्लेइंग टाइम 52 सेकंड, अगर छोटे में गाना चाहे तो 20 सेकंड। एंड 1911 में कलकत्ता का था, गीतांजलि में ये लिखा गया था, एंड शॉर्ट 20 सेकंड। राइट, बात कर लेते हैं वंदे मातरम की। अडॉप्शन वगैरह बता दिया ना, लिखा गया कब गया था? ओके, 1911 का सेशन कलकत्ता का। ओके, देन है वंदे मातरम। पहली बात तो वो किस में लिखा गया है? हिंदी में लिखा गया है। और वंदे मातरम जो संस्कृत में लिखा गया है, वंदे मातरम। अगर कभी ये नेशनल सॉन्ग है हमारा, एंड इसका जो इंक्लूजन है कहीं पे नहीं दे रखा है। कहाँ पे नहीं दे रखा है? मतलब जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वहाँ पे वंदे मातरम के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं बोला। कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1896 में इसको अडॉप्ट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो अगेन से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है ना, कलकत्ता सेशन ही याद रखना, कलकत्ता में ही हुआ है। इवन 1911 से पहले तो कलकत्ता में ही हुआ है, तो कलकत्ता सेशन हो रखा था। किसके द्वारा चेयर किया गया था अगर ये सेशन? ये पूछ लीजिए। अच्छा, मैंने पहले क्वेश्चन में ये मिस कर दिया शायद, चलो कोई बात नहीं। इसी जो चेयर किया जा रहा है, जो पर्सनैलिटी थी रहीमतुल्लाह सहानी, तो सहानी हुआ करते थे कोई, उनके द्वारा जो है इसको चेयर किया जा रहा था 1896 के सेशन को। और ये लिखा कहाँ पे गया है? तो आनंद मठ में। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया है। एंड इसको अडॉप्ट कब किया गया था? एट प्रेजेंट 24 जनवरी 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर दिया गया था। एंड इसी दिन साइन भी किया गया था। कितने मेंबर के द्वारा? 296 मेंबर उस वक्त 284 साइड से 284% प्रेजेंट थे। तो एक क्वेश्चन जो मेरा रह गया था, जनगण मन, जब हम नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं, नेशनल सॉन्ग जनगण मन की बात, नेशनल एंथम की बात करते हैं, तो प्लेइंग टाइम में बता दें। लेकिन ये 1911 वाला सेशन जो है हेड किसके द्वारा किया जा रहा था, ये क्वेश्चन रह गया था ना। तो बिशन नारायण दास, किसको? बिशन नारायण दास के द्वारा जो है ये चेयर किया जा रहा था। बिशन नारायण दास, याद रखोगे? यस मैम। देखो मैंने पढ़ाया क्या, एक बार मैं समराइज कर दूँ, मेरे पास सारा का सारा चीज़ लिखी हुई है, तो जस्ट अ मिनट। स्टेट एम्बलम की बात जो है सारनाथ लोयन मध्य प्रदेश 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। एंड जनगण मन की बात करें तो 1911 में कलकत्ता सेक्शन। अगर प्लेइंग टाइम की बात करें तो 52 सेकंड 20 सेकंड वट्टेवर। सत्यमेव जयते जो है मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये इसके नीचे लिखा भी गया है स्टेट एम्बलम के नीचे। राइट, एंड गीतांजलि में ये जनगण मन लिखा गया था। नेशनल एंथम जो है 1911 के सेशन में इसको अपनाया गया था, एंड ये चेयर किया जाता है बिशन नारायण दास के द्वारा। 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसको एक्सेप्ट कर लेती है। नेशनल सॉन्ग की बात करें, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं डिफाइन किया गया है। 1896 कलकत्ता का सेशन आनंद मठ के द्वारा लिखा है, और ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये पूरा का पूरा जो ये नोवेल है वो किसके ऊपर बेस है? तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच, एंड टुमारो वी गेट इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हम करने वाले हैं।